हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए आज 13 फरवरी साल 2025 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ते हैं। आप सभी को राधे राधे। और अगर आपने अभी तक स्टार IQ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा इस पर्टिकुलर वीडियो को। प्यारे दोस्तों, मैंने आपसे लास्ट सेशन में एक सवाल पूछा था कि केसीसी की लिमिट अब कितनी कर दी है। किसान क्रेडिट कार्ड अभी रिसेंटली बजट पेश हुआ था 1 फरवरी को। मैंने पूरा बजट आपको YT पे पढ़ाया है, आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा उस वीडियो को। 1 फरवरी को बजट पेश हुआ तो बजट में ये कहा गया, पहले ये 3 लाख रुपए तक की लिमिट होती थी। मतलब कोई किसान था, किसान को 3 लाख रुपए तक का लोन मिलता था इसके तहत। लेकिन अब जो है ना वो 5 लाख रुपए तक का लोन लिया जा सकता है। लगभग 7.7 करोड़ किसानों को इसका डायरेक्ट बेनिफिट मिलने वाला होगा। 5 लाख रुपए तक की लिमिट कर दी। जो डेयरिंग किसान है, पशुपालन से संबंधित है, मतलब और मछली पालन से संबंधित है, खेती बाड़ी से संबंधित है, उन सभी के लिए ये वाली बात है, राहत देने वाली बात है 5 लाख रुपए तक का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 वाला जो है इसका वो परफेक्ट था, केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड। हरियाणा में 1 महीने के अंदर तकरीबन कितने हजार परिवार जो है ना अमीर हो गए। इसका मतलब गरीबी रेखा से बाहर निकल गए। हाल ही का एक नया आंकड़ा आया है और इससे लगभग 23,000 परिवार हरियाणा में अमीर हुए हैं। 23,000 परिवार जिसके बाद इन्हें गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया गया। हरियाणा सरकार ने इसे अपनी उपलब्धि बताया है और हरियाणा के नागरिक संसाधन सूचना विभाग CRID के ये नए आंकड़े हैं। दरअसल हरियाणा के 1.80 यानी कि 1,80,000 तक सालाना कमाई वाले परिवारों को गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है, यानी कि BPL परिवार जाना जाता है, बिलो पॉवर्टी लाइन। और इस लिहाज से अगर कोई परिवार इससे ज्यादा इनकम हो गई तो मतलब वो अमीर हो गया। इसलिए BPL परिवारों को केंद्र सरकार की तरफ से मिलने वाला मुफ्त राशन है वो भी बंद कर दिया। तो हरियाणा सरकार की जो है ना, यूं कह सकते हो आप लोग, ये एक बड़ी उपलब्धि है। देखो ऐसा है कि हरियाणा में ना BPL परिवारों की आबादी 1.98 करोड़ हो गई थी नवंबर 2024 में, और राज्य की अनुमानित आबादी है 2.8 करोड़ अभी के लिए लगभग, तो जो कि 70% थी। तो इस मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को कई सारे मौकों पे घेरा था। हालांकि मौजूदा आंकड़े के लिहाज से अभी ये 51.78 लाख परिवार गरीबी रेखा से नीचे हैं और केंद्र की योजना के तहत मुफ्त राशन ले रहे हैं। तो इन जिलों के अंदर अगर देखा जाए तो गरीबी रेखा से बाहर निकलने परिवार हैं, जैसे अंबाला, भिवानी, चरखी दादरी। ओवरऑल खैर याद करने का ऐसा नीड नहीं है, लेकिन हाँ ऐसे कुछ परिवार जो है ना जहां से बाहर निकले हैं उनका एक लिस्ट है ये। 3 जिलों में गरीब परिवार बढ़े हैं। कुरुक्षेत्र में सबसे ज्यादा बढ़े हैं, मतलब 1251 परिवार नए BPL के अंदर एड ऑन हुए हैं। ऐसा नहीं कि घटे ही हैं, कहीं तो बढ़े भी हैं एक्चुअली। हरियाणा में BPL परिवारों की स्थिति अगर देखा जाए ना तो 22 जिलों के अंदर 31 दिसंबर 2024 तक जो है ना ये आंकड़ा था, लेकिन यहाँ 31 जनवरी 2025 तक का आंकड़ा ये आ गया। तो मतलब गरीबी रेखा में आए लगभग 2,632 और गरीबी रेखा से बाहर जो हुए ना वो लगभग 23,000, मतलब 22,892 परिवार गरीबी रेखा से बाहर हुए हैं। इन कारणों से गरीबी रेखा से बाहर होता है परिवार अगर किसी के पास PPP धारक के नाम पर चौपहिया वाहन रजिस्टर है। मतलब मान लेते हैं कि BPL परिवार में तो कैसे होगा, जिसके पास में मान लेते हैं घर का मालिक है और परिवार पहचान पत्र में उसके नाम पे ही कार भी है, भाई उसने गाड़ी ले रखी है तो वो गरीबी रेखा में, तो भाई उसने 20 लाख की कार ले रखी है तो गरीबी रेखा में तो है ही नहीं, तो उसको बाहर कर दिया जाता है। किसी उपभोक्ता का नाम बिजली बिल हर साल 20,000 से ज्यादा है, अब हो सकता है उनके घर में हर साल 20,000 से ज्यादा का बिजली बिल आता हो तो भी उनको BPL से बाहर कर दिया जाता है। परिवार का कोई सदस्य अगर सरकारी नौकरी लग जाता है तो बाहर हो जाता है। अगर किसी के पास 2 एकड़ से ज्यादा कृषि भूमि या 100 गज का आवासीय प्लाट मिल जाए उसको, तो भी उसको बाहर कर दिया जाता है। फसल बीमा योजना का लाभ लेने वाले भी जो है ना इससे बाहर हो जाते हैं। तो ये तरीके हैं जिनको PPP में उनके नाम कट जाते हैं। हाल ही में देश भर में कई सेवानिवृत्त भारतीय वन सेवा अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन सौंपकर गुरुग्राम और नूहू के कुछ हिस्सों में प्रस्तावित कितने एकड़ के अरावली सफारी पार्क परियोजना का विरोध किया है। तो इसका ठीक आंसर रहेगा 10,000 एकड़। अच्छा, पिछले सवाल से एक बात और याद रखना कि परिवार पहचान पत्र योजना PPP योजना कब स्टार्ट हुई थी ये हुई थी साल 2020 में स्टार्ट हुई थी। पंचकुला से स्टार्ट की गई थी ये। उस टाइम के हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उस टाइम के हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने इस योजना को लॉन्च किया था। एक बात और याद रखना है आपको कि जो ये योजना है परिवार पहचान पत्र योजना, इसमें 8 डिजिट का एक कोड होता है आपका। टोटल 8 डिजिट होते हैं इसके अंदर, और इसमें शादी है और तलाक है, स्कॉलरशिप है,
परिवार की इनकम है, परिवार के सदस्य हैं, परिवार के सदस्य की जानकारी है, ये सब चीज़ें जो है ना इसी एक ही 8 डिजिट के यूनिक डिजिट के अंदर जो है ना वो समाहित होती है। और मेरा परिवार मेरी पहचान, ये गणतंत्र दिवस साल 2024 जो था उसकी थीम भी थी एक्चुअली साल 2024 की। 25 में तो समृद्ध हरियाणा थीम थी, समृद्ध हरियाणा विरासत से विकास वाली थीम थी, और 2024 में मेरा परिवार मेरी पहचान के लिए थीम था, और 2023 का थीम था अंतर्राष्ट्रीय गीता उत्सव, और 2022 का जो थीम था वो था खेलों में नंबर 1 हरियाणा। ठीक है, ये गणतंत्र दिवस के थीम रहे हमारे बैक ईयर्स में। हाँ, तो इस सवाल पे आते हैं। तो देखो ऐसा है कि आपको मैंने पहले पढ़ाया होगा कि भारत का दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क है शारजहां में, और ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो है ना, पूर्व मुख्यमंत्री, उनके द्वारा इसकी घोषणा हुई थी कि हम सबसे बड़ा सफारी पार्क बनाएंगे, जिसमें 6000 एकड़ तो गुरुग्राम के होंगे और 4000 एकड़ नूह के होंगे, टोटल 10,000 एकड़ का। लेकिन अभी रिसेंटली सेवानिवृत्त भारतीय वन सेवा अधिकारी है, उन्होंने प्रधानमंत्री जी को एक ज्ञापन सौंप के कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए, क्या वजह रही है इसकी? तो ऐसा इनका विरोध करने का कारण है कि यहाँ का जो इकोसिस्टम है बड़ा सेंसिटिव जोन है ये, और अगर ये सफारी पार्क बनाओगे तो बिना मतलब इकोसिस्टम जो है ना ये सारा का सारा डिस्टर्ब हो जाएगा, और यहाँ के जीव जंतु वगैरह जो है ना उन सब पे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा इससे। और इसकी वजह से क्या है, जंगल कटेंगे, जीव जंतु है, मतलब फ्लोरा फोना है वो कम हो जाएंगे। यह परियोजना दुनिया की सबसे बड़ी परियोजना होगी। वर्तमान में अफ्रीका के बाहर सबसे बड़ा जो है ना सफारी पार्क है शारजहां में है, फरवरी 2022 में खोला गया था। इसका क्षेत्रफल लगभग 2000 एकड़ है, और इसका उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना तथा स्थानीय लोगों के लिए रोजगार बनाना है, और पर्यावरण से संबंधित चिंताएं हैं, इसके लिए इसको मना किया जा रहा है, क्योंकि हरियाणा में भारत में सबसे कम वन क्षेत्र है, और अरावली पर्वतमाला एक महत्वपूर्ण इकोसिस्टम या इको बफर है आपका, या पारिस्थितिकी बफर के रूप में काम करता है। और अगर वहीं पे ही आप ये पेड़ पौधे, क्योंकि जब भी कोई आप डेवलपमेंट करोगे तो बिना विनाश के तो हो ही नहीं सकता है। तो अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि इस क्षेत्र में खनन, मानव बस्तियां पर्यावरण संतुलन को बिगाड़ देगी और एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का उल्लंघन करेगी, और इसकी वजह से जो हमारा इकोसिस्टम है उसकी जो स्टेबिलिटी है वो सारी की सारी डिस्टर्ब हो जाएगी। और राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना 2002 से 16 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमाओं के 10 किलोमीटर के भीतर वाले जो इको जोन है उसको, मतलब या कह सकते हो जो इको सेंसिटिव जोन है उसको घोषित करना चाहिए। ईएसजी या कह सकते हो पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र है वो घोषित कर देना चाहिए। जबकि 10 किलोमीटर का नियम एक सामान्य सिद्धांत के रूप में लागू किया जाता है। इसके आवेदन की सीमा अलग अलग भी हो सकती है। 10 किलोमीटर से परे के क्षेत्र को भी ये क्षेत्र घोषित किया जा सकता है अगर वो एरिया संवेदनशील गलियारे में आता हो तो। अरावली पर्वतमाला आप सबको पता है दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमाला है। वलित पर्वत है मतलब फोल्डेड माउंटेन है, 300 से 900 मीटर की ऊंचाई वाले हैं। गुजरात की हिम्मतनगर से स्टार्ट होके हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली तक लगभग 720 किलोमीटर तक ये फैली हुई है। दो प्रमुख श्रेणियों में विभाजित है। एक सांबर सिरोही श्रेणी है, राजस्थान में सांबर खेतरी श्रेणी है जहां इनका विस्तार लगभग 560 किलोमीटर का है। दिल्ली से हरिद्वार तक फैली हुई है। अरावली की छिपी हुई शाखा गंगा, सिंधु इन नदियों के जल निकास का विभाजन भी पैदा करती है ये। और एक फोल्डेड माउंटेन है ये वाला। तो ये फोल्डेड माउंटेन मतलब चट्टानें मुख्य रूप से वलित भूप्रपट्टी से बनती है। जब दो अभिसारी प्लेटें आपस में दो प्लेट टकराएगी तो ऊपर उठ जाएगा पर्वत। ऊंचाई ज्यादा नहीं है इनकी, लेकिन पुराने सबसे ज्यादा है ये। अरावली कहते हैं लाखों साल पहले उत्पन्न हुई थी ये, जब मुख्य यूरेशियन प्लेट टकराई थी। कार्बन डेटिंग से पता लगता है कि तांबे और अन्य धातुएं कम से कम 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की ही रही है। पंडित श्रीराम शर्मा के नाम पे एक शोध पीठ है वो सेटअप की जाएगी। और ये कहाँ पे की जाएगी? ये की जाएगी एमडीयू रोहतक के अंदर। डी ऑप्शन सही है इसका हमारा। एमडीयू रोहतक के अंदर ना पंडित श्रीराम शर्मा के नाम पे एक शोध पीठ सेटअप की जाएगी। अच्छा, रोहतक के अंदर जो है आपको एक याद रखना है कि एमडीयू के अंदर ही ई लर्निंग स्कीम है, उसकी भी शुरुआत हुई थी 5 मई 2022 को। 5 लाख बच्चों को 5 लाख टैब दिए गए थे उस टाइम पे। तो एक बात तो ये याद रखना है आपको। अच्छा, ये महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी कब बनी थी? वैसे ये 1976 के अंदर बनी थी, 1976 के अंदर बनी थी यूनिवर्सिटी आपकी। अगर आप रोहतक की बात करते हो तो रोहतक वो जिला है हरियाणा का, रोहतक और चरखी दादरी, जिनकी कोई बाउंड्री नहीं लगती है। रोहतक और चरखी दादरी जिनकी किसी अन्य राज्य से
कोई भी बाउंड्री नहीं लगती है। और इसके अलावा एक बात और याद रखना है कि हरियाणा का रोहतक जो है, इसके अंदर एक बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी भी है, अस्तलबोर की बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी है। ये भी कई बार पेपरों में पूछ लिया जाता है आपका। इसके अलावा आप लोग रोहतक से और क्या याद रखोगे, और रोहतक से आप लोग ये याद रखोगे कि यहाँ पे आकाशवाणी केंद्र हरियाणा में सबसे पहला खोला गया था 8 मई 1976 को। हरियाणा का पहला आकाशवाणी केंद्र एक कुरुक्षेत्र में भी है, उसके बाद में खुला था, और उसके बाद में एक खुला था हिसार केंद्र। टोटल 3 है हरियाणा में, लेकिन सबसे पहला वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हरियाणा का सबसे पहला कॉलेज 1926 के अंदर इंटरमीडिएट लेवल का कॉलेज है, वो सबसे पहले यहीं खोला था। आज के टाइम पे उसको नेकीराम कॉलेज के नाम से जानते हैं। हरियाणा का पहला एलिवेटेड रेलवे ट्रैक है, ये भी रोहतक और गोहाना के बीच में, रोहतक और गोहाना के बीच में खोला गया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। पहली सीएनजी ट्रेन है, वो भी आपकी रोहतक तक ही चली थी, रेवाड़ी से रोहतक के बीच में ही चली थी पहली सीएनजी ट्रेन। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है आपका, ठीक है। हरियाणा में ना 18 चौपालों वाला गांव भी पूछ लिया जाए, कहाँ पे, रोहतक के अंदर ही है चौपालों का गांव। इस गांव का नाम है रुड़की, रुड़की गांव है, इसको 18 चौपालों वाला गांव कहा करते हैं आप लोग, ठीक है। इसके अलावा आप लोग और क्या याद रखोगे, और आप लोग ये याद रखोगे कि जो रोहतक जिला है, यहाँ पे एक ना फुटवियर डिजाइन इंस्टीट्यूट भी है, फुटवियर डिजाइन इंस्टीट्यूट भी है, ये हरियाणा के रोहतक के अंदर फुटवियर डिजाइन इंस्टीट्यूट अगर पूछ लिया जाए। इसके अलावा चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम है, चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम है, ये कहाँ पे पड़ता है, ये लाहली में पड़ता है, लाहली। और लाहली कहाँ पे है, लाहली रोहतक के अंदर है। एक पर्यटन स्थल भी है यहाँ पे जिसका नाम है मैना पर्यटन स्थल यहीं पे ही है आपका। इसके अलावा चौबीसी का चबूतरा भी है, चौबीसी का चबूतरा जो है ना, ये भी हरियाणा के रोहतक के अंदर ही है। इसके अलावा आप लोग और क्या याद रखोगे, और आप ये याद रखोगे भगवान श्री कृष्ण के जो बड़े भाई थे ना बलराम की मूर्ति अगर पूछ लिया जाए कहाँ से मिली है, ये रोहतक से ही मिली है। और इसके अलावा जो है ना, यहाँ के जो लोग हैं वो बेसिकली कार्तिकेय की भी पूजा किया करते थे, मोर की भी पूजा किया करते थे। महाभारत काल में ऐसे कई सारे यहाँ पे अवशेष मिले हैं आपके, है ना। इसके अलावा खोखरा कोट का टीला पूछ लिया जाए, हरियाणा में खोखरा कोट का टीला, ये भी हरियाणा के रोहतक जिले के अंदर ही पड़ता है आपका। तो ऐसे कई सारी चीजें हैं जो आप लोगों को जरूर याद रह लेनी चाहिए रोहतक से संबंधित, ठीक है। चलो, महाभारत काल से एक चीज और याद आ रही है मुझे, नकुल दिग्विजय में रोहतक का वर्णन मिलता है। ऐसा माना जाता है कि नकुल ने रोहतक को जीता था, उसके बाद में सिरसा की तरफ आगे गया था, और ये क्षेत्र घोड़ों और गाय के लिए बहुत प्रसिद्ध क्षेत्र माना जाता था उस टाइम पे, ठीक है। और विकास और विरासत हरियाणा से क्या जुड़ी हुई है सर, देखो, मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के चलते हुए अयोध्या धाम की यात्रा शुरुआत की है हरियाणा ने। इसमें माता वैष्णो देवी और शिरडी साईं मंदिर की यात्रा भी शामिल है। अब गरीब परिवारों को, बुजुर्गों को निःशुल्क प्रयागराज का महाकुंभ का भी दर्शन हरियाणा सरकार करवा रही है। गीता आयोजन इस बार हुआ था 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक हुआ था। इसमें यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया शामिल था, ओडिशा सहभागी राज्य था इसमें शामिल। इसके अलावा गिद्ध घर वापसी 25 गिद्ध छोड़ दिए हरियाणा ने। मातृभाषा सत्याग्रहियों को 15,000 पेंशन बढ़ा के 20,000 रुपये कर दी है, ठीक है। और ये तो मैंने बाकी आपको पढ़ा ही दिया था। चलो खैर, इतना ही थे आज के सेशन। आप मुझे बताना कि स्थायी लोक अदालतें हरियाणा में कितनी बनाई जाएगी और कहाँ कहाँ बनाई जाएगी। मैंने पढ़ाया था आपको अभी रिसेंट ही है, बताना मुझे आप लोग इसके बारे में। मैं फिर मिलता हूँ आप लोगों को अगली क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे।